अध्याय 46.1 नायक, क्योंकि यह आप है। वर्तमान में स्टार साम्राज्य में सबसे लोकप्रिय खबरें स्टारलाइट ट्रूप द्वारा प्रस्तुत आगामी सेसिल नाटक है। कुछ लोग कहेंगे और कहेंगे कि स्टारलाइट मंडली अपने स्वयं के साइन बोर्ड को तोड़ने जा रही है, लेकिन अधिक लोग ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि कैस महाद्वीप में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला अभिनय मंडली कैसे है, जो कि प्रसिद्ध रूप से मुश्किल खेल होगा। यहाँ तक कि विशेष प्रचार के बिना स्टारलाइट ट्रूप के सेसिल के लिए टिकट की बिक्री एक बड़ी सफलता थी। वे पहले दिन ही बिक गए। अगले कुछ दिनों में टिकट खरीदना मुश्किल था और कीमतें अधिक और अधिक बढ़ रही थी। अंत में ये सेसिल की शुरुआती रात थी। ऐसा लग रहा था कि स्टार साम्राज्य के इंपीरियल शहर में हर कोई स्टारलाइट ट्रूप के थिएटर के दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। यह इतना उपद्रवी था कि साम्राज्य को सैनिकों को पास करने के लिए एक रास्ता साफ करने के लिए भेजना पड़ा। हर बार जब कोई अंदर जाना चाहता था तो उन्हें टिकटों के लिए आकाश उच्च कीमतों को चिल्लाते हुए बाकस से गुजरना पड़ता था। जब से स्टारलाइट ट्रूप ने घोषणा की कि सेसिल का केवल एक प्रदर्शन होगा, कीमतों में वृद्धि हुई है। जो लोग टिकट खरीदने में सक्षम नहीं थे, वे केवल अपने स्तनों को हरा सकते हैं और अपने पैरों को अफसोस में मुहर लगा सकते हैं। एक दूरदराज के जादुई टॉवर में अलग अलग रंगों की तरल पदार्थों से भरे कांच के जार ने लगभग हर वर्ग इंच की जगह ले ली। ये प्रसिद्ध अल्केमी मास्टर वीरोडिस का जादुई टॉवर है। वह मानव अमरता में अपने शोध के कारण अराजकता महाद्वीप की सबसे अधिक मांग वाली अल्केमिस्ट है। उसकी दवाएं प्रभावी रूप से उम्र बढ़ने को कम कर सकती हैं, इसलिए कई लोग विशेष रूप से रईस उससे एहसान करना चाहते हैं। हालांकि अल्केमिस्ट कर्कश है और अपने टॉवर के अंदर रहना पसंद करता है, सभी को बाहर कर देता है। वीरोडिस एक व्हीलचेयर पर बैठे थे, जबकि चुपचाप अपने टिकट का पाठ सेसिल के लिए पढ़ते थे। उसने अपनी बोसों से एक पॉकेट वॉच निकाली। घड़ी को देखते हुए वीरोडिस की टकटकी दुखी और जटिल दोनों हो गई। पॉकेट वॉच के हाथों ने संकेत दिया कि शो 1 घंटे में शुरू होने वाला था। वीरोडिस ने लंबे समय तक टिकट पर देखा, इससे पहले कि वह आखिरकार इसके लिए पहुंची और अपने प्रशिक्षु को बुलाया। स्टारलाइट ट्रूप थिएटर के बाहर। देखो, यह महामहिम है, सम्राट की गाड़ी, यह बहुत खूबसूरत है। उद्धरण चिन्ह। क्या आप महामहिम देख सकते हैं? मैंने सुना है कि वह 8 साल का है। नहीं, मैं उसे नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि मैं प्रधानमंत्री की गाड़ी देख रहा हूँ। हाँ, यह महामहिम की गाड़ी की तुलना में अधिक भव्य है। बाहर आने वाले गणमान्य लोगों को देखने वाले लोग बहुत शोर और जीवंत थे। थिएटर के अंदर स्टारलाइट ट्रूप के नेता बेहद घबराए हुए थे। हर कोई जानता है कि स्टार साम्राज्य के सम्राट और प्रधानमंत्री नश्वर दुश्मन हैं। दोनों पक्ष हमेशा स्थिति के लिए जस्टिंग करते हैं। अब शपथ दुश्मन लगभग उसी समय आ गए हैं। स्टारलाइट ट्रूप के नेता के रूप में उन्हें उन दोनों को बधाई देनी होगी, लेकिन उन्हें पहले किसके पास जाना चाहिए? स्टार साम्राज्य के सम्राट ने कहा। हालांकि उन्होंने एक सम्राट के कपड़े पहने थे, फिर भी वह एक सम्राट के रूप में गरिमापूर्ण दिखने के लिए बहुत छोटा था। दूसरी तरफ एक गाड़ी का दरवाजा खोला गया और बाहर निकलने के लिए पहला प्रधानमंत्री का बेटा डाविन, स्टार साम्राज्य के सबसे कुख्यात प्लेबॉय में से एक था। फिर एक बूढ़ा आदमी जो सावधानीपूर्वक दूल्हे वाले बालों से बाहर निकला। वह प्रधानमंत्री हैं, स्टार साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। जब प्रधानमंत्री ने छोटे सम्राट पर नजर डाली तो उसकी आंखों ने तिरस्कार का संकेत दिया। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि नेता रोने वाला था। सौभाग्य से दृश्य पर पहुंचने वाले अगले व्यक्ति ने उसकी दुर्दशा को हल कर दिया। नेता ने सम्राट और प्रधानमंत्री के समूहों को औपचारिक रूप से बधाई दी, जो उन दोनों को थिएटर बॉक्स में शामिल करने से पहले। तब वह एक छोटी लड़की द्वारा गर्मजोशी से बधाई दी गई थी, जो एक बूढ़े आदमी को उसके साथ खींच रही थी। लॉर्ड एंटोनियो, आज रात आने के लिए स्टारलाइट ट्रूप के लिए एक महान सम्मान है। स्वाभाविक रूप से कोई भी महाद्वीप पर पहले दाना भगवान का अनादर करने की हिम्मत नहीं करता है। यहाँ तक कि सम्राट और प्रधान मंत्री एंटोनियो की चापलूसी करना चाहते हैं। यदि उनमें से कोई भी एंटोनियो को अपनी तरफ से लुभ सकता है तो उनके प्रतिद्वंद्वी का पक्ष मृत के रूप में अच्छा था। एंटोनियो ने लापरवाही से नेता को एक अभिवादन किया और नशे में से हनी से कहा, थोड़ा शहद, धीमा। दादाजी की पुरानी हड्डियां टूटने वाली हैं। दादाजी, आप बहुत धीमे हैं। हनी ने उसके पैर पर मुहर लगाई, फिर नेता को देखा। यू कहाँ है? बैक स्टेज। एक बार जब उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया तो हनी ने एंटोनियो के हाथ को जाने दिया और शियू को खोजने के लिए भाग गया। हनी के अंगरक्षक बार्ट ने उसका पीछा किया। एंटोनियो ने एक फ्लास्क निकाला और एक माउथ वाइन पिया, जिसमें सार्थक रूप से आहें भरी, युवा लोग इतने जीवंत हैं। जब हनी बैकस्टेज क्षेत्र में पहुंचे तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि यह विश्वसनीय रूप से शांत था। हर कोई व्यस्त था, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी भी आवाज नहीं की। उनका तरीका सतर्क था, जैसे कि थोड़ा सा शोर उन्हें एक अद्भुत सपने से जागने के लिए मजबूर करेगा। हर कोई अपने कार्यों पर केंद्रित था, लेकिन उनकी आंखें कभी कभी एक कोने में भटक जाती थीं। हर किसी की टकटकी का अनुसरण करने के बाद हनी ने अपराधी को पाया, जिसने सभी को चुप कर दिया था। उस समय हनी को अचानक सेसिल की कहानी की गहरी समझ थी। इस सुंदरता को हमेशा के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए और किसी को भी इसे एकाधिकार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तारांकन तारांकन तारांकन।
अपने बाएं हाथ के साथ डूजी ने लंबे सीधे काले बालों के साथ एक विग खींचा। उसके दाहिने हाथ में एक लाल और काले रंग की पोशाक थी। उसका मस्तिष्क खाली था। एक छोटी पुस्तक, आपके लिए इस युवक ने इस हद तक खुद को बलिदान कर दिया है। मैं आपको प्यार करने के लिए बिल्कुल मजबूर हूँ। डूजी ने विग को नीचे रखा और दोनों हाथों को ड्रेस लेने के लिए इस्तेमाल किया। एक फूल कली के साथ एक रिबन नीचे गिर गया, लेकिन इससे पहले कि वह फर्श पर उतरे, ये छोटे फीनिक्स द्वारा पकड़ा गया था। इसने इसे अपनी चोंच में ले लिया और कुर्सी तक उड़ान भरी। फुलबॉल ने फिर लेसी रिबन को नीचे रखा और उत्सुकता से विग को देखा। चिरप तड़पते हुए कड़वे पाठक ने अलंकृत पोशाक को देखा। उनकी आंखें गॉथिक डिजाइन, लंबी स्कर्ट, रेशम बेल्ट और लेस की परतों से लगभग अंधी हो गईं। वह लंबे समय तक झिझकते रहे, लेकिन अंत में अपना चश्मा उतार दिया और पोशाक में बदलना शुरू कर दिया। जब वह स्कर्ट से अपना सिर बाहर निकालने के लिए संघर्ष करता था, तो विग सीधे हवा से नीचे आया और उसके सिर पर बस गया। लिटिल फीनिक्स, जिसने विग को अपने सिर तक उड़ा दिया था, ने उत्साह से ट्वीट किया, चिरप। उनकी दृष्टि ने समझौता किया। डूजी ने अपने हाथों को चारों ओर लहराया जब तक कि वह विग को अपनी उचित स्थिति में नहीं डाल पाए। लेकिन दुख की बात है कि वह भूल गया कि उसने अपना चश्मा कहाँ रखा था। वह चश्मे की खोज करने वाले एक सर्कल में चले गए, फिर भी इसे नहीं मिला। डूजी केवल अभी के लिए कपड़े पर रख सकता है और बाद में अपने चश्मे खोजने में मदद करने के लिए किसी और की प्रतीक्षा कर सकता है। उसने फूल कली रिबन उठाया और उस पर स्क्विंट किया, ये पता लगाने की कोशिश की कि यह कहाँ गया था। यह क्या है? बेल्ट। डूजी ने लेसी रिबन लिया और उसे अपनी कमर के खिलाफ मापा। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अगर मैं इस चीज को अपनी कमर पर डालता हूं, तो सबसे अधिक संभावना यह है कि लोगों को ड्रेसिंग रूम में एक शरीर मिलेगा। एक जासूस लेसी रिबन ले जाएगा और लोगों को ये कहते हुए दिखाएगा, देखो, ये हत्या का हथियार है। एक हाथ ने उससे रिबन लिया। डूजी ने देखा, उनकी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन वह अभी भी एक आदमी की सिलहूट को वहां से बाहर निकाल सकते थे, जबकि लेसी रिबन को पकड़े हुए थे। क्योंकि उसका मायोपिया बहुत अधिक है, डूजी केवल ये पहचान सकता है कि यह शू है, लेकिन सभी विवरण धुंधले हैं। इसे अपनी गर्दन के चारों ओर रखो। डूजी ने सुना कि शिव ने उन शब्दों को सांस ली, इससे पहले कि वह योगिनी का चेहरा देखे, फिर भी उसकी दृष्टि में धुंधली हो। निकट आओ। डूजी ने महसूस किया कि कुछ उसकी त्वचा को छूता है। ये शिव उसकी गर्दन के खिलाफ लेसी रिबन पकड़े हुए था। जू ने अपनी गर्दन के पीछे के बालों को अलग कर दिया, इससे पहले कि ठंडे हाथों की एक जोड़ी धीरे से एक गांठ बांधती। डूजी ने कल्पना की कि शिव एक बिल्ली पर एक घंटी बांध रहा था। जब घंटी बजती है, तो आप बता सकते हैं कि आपकी बिल्ली कहाँ है। लेसी रिबन को बांधने के बाद शिव ने डूजेड के बालों के माध्यम से अपनी उंगलियां चलाईं। डूजी ने सोचा कि वह इस समय महिला पोशाक में कैसे थी और कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति बहुत दुखी महसूस करता था। जू को लग रहा था कि डूजी का शरीर नाखुशी के साथ कठोर हो जाता है, इसलिए उसने धीरे से कहा, आप बहुत अच्छे लगते हैं। आपको ये पसंद है? जू की उंगलियों ने उसके बालों के किनारों का पता लगाया, क्योंकि यह आप है। डूजी अवाक था। उसने सोचा कि अगर जू महिला पोशाक को पसंद करता है तो मो मास्टर अभी भी एक विषमलैंगिक है, लेकिन जू के जवाब ने उसे बहुत कम उम्मीद दी कि जू अभी भी सीधा हो सकता है। क्योंकि यह तुम हो, आप जो भी दिखते हैं, मुझे ये पसंद है। भले ही वह अभी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, लेकिन डूजी को अभी भी जू से दूर देखना था। एक प्रकाश उसकी आंखों में चमक गया। डूजी ने स्क्विंट किया और देखा कि यह उसका खोया हुआ चश्मा था, जो अब मोटी चिरप के शरीर पर लटका हुआ है। छोटे फीनिक्स, अपनी चोंच में चश्मा पकड़े हुए प्यारा अभिनय किया, चिरप टिल्ड। डूजी। जैसा कि डूजी ने अपना चश्मा वापस ले लिया, उसने हनोक की आवाज सुनी, तैयार। हम शुरू करने वाले हैं। अध्याय 46.2 नायक, क्योंकि यह आप है। धुंधली दुनिया अचानक स्पष्ट हो गई। डूजी ने ध्यान से कपड़े पहने जू को देखा। उसका दिमाग खाली हो गया। एल्फ ने सोने की पट्टियों के साथ एक तटस्थ सफेद बागे पहने थे और उसके लंबे चांदी के बालों को सावधानी से बालों के गहने से सजाया गया था। उसके चेहरे पर मेकअप बहुत हल्का है, लेकिन इसने उसके चेहरे की उत्तम पूर्णता को बाहर लाया, एक पूर्णता जिसमें उस तरह की सुंदर एंड्रोजनी थी जो सभी को आकर्षित करती है। एक सुंदरता जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता है और उस सुंदरता के मालिक के पास गहरी इच्छा को भड़का सकता है। ये सेसिल है और उसकी सुंदरता पूरी दुनिया को आश्चर्य में बताती है। जब सेसिल दिखाई दिया तो दर्शक इतने शांत थे कि आप एक पिन ड्रॉप सुन सकते थे। एक बार एक बहुत सुंदर व्यक्ति था, उसका नाम सेसिल था। जैसा कि कथाकार ने बात की, जू बस वही खड़ा था और सभी को पागल होने दिया। डूजी ने पंखों से ये सब देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि जू उसे क्यों पसंद करता है। क्यों उसे? डूजी ने गॉडफ्रीड सेसिल के समय को देखा। यह अपने भाग्य की झलक की तरह था। डूजी ने इन विचारों को एक तरफ रखा और घबराना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ मूर्खतापूर्ण मोह व्यक्ति मंच पर कदम रखने वाले थे। सेसिल के प्रेमी के चरित्र के बारे में डूजेट की कोल्डली सुरुचिपूर्ण और सुंदर महान उपस्थिति से मेल खाने के लिए नेता ने स्क्रिप्ट को बदल दिया था। प्रेमी अब एक बाहर की तरफ ठंडा था,
अंदर की तरफ गर्म चरित्र था, इसलिए डूजी बस अपने सामान्य चेहरे के पक्षाघात को बनाए रख सकता है जबकि जू अपने प्यार को दिखाता है, फिर डूजी बाहर निकल सकता है। लेकिन फिर भी ये डू जेड के लंबे समय से स्थापित सामाजिक अवरोध वाले किसी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने भीड़ भाड़ वाले सभागार को देखा और लगातार खुद को सम्मोहित करने की कोशिश की। डूजी ने न देखने के लिए अपना चश्मा उतार दिया। भगवान सेसिल के समय को फ्रीज करते हैं ताकि सेसिल अपने सबसे खूबसूरत क्षण में हमेशा के लिए रह जाए। कथन के बाद मंच को नीले आकाश के नीचे एक घास के मैदान के साथ एक सेटिंग में बदल दिया गया था। तेज संगीत लग रहा था। सेसिल एक पेड़ के नीचे खड़ा था और लग रहा था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था। पक्षियों ने अपनी सुंदरता के लिए एक और गाया और फूलों ने उसके अच्छे लुक की प्रशंसा की, लेकिन सेसिल सिर्फ पेड़ के तने पर झुक गया। शुरुआत से अंत तक उसका टकटकी केवल एक निश्चित दिशा में ध्यान केंद्रित किया, उसके आसपास की हर चीज के प्रति उदासीन। धीरे धीरे काले और लाल कपड़े पहने एक लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा भावपूर्ण था और साथ में साथ आना बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन जब उसने दिखाया तो सेसिल की आंखें जल गईं और उसकी लुभावनी सुंदरता और भी बहुत खूबसूरत हो गई। पूरी दुनिया ने उसे देखा, लेकिन उसने अपने प्रेमी को देखा जैसे कि वह पूरी दुनिया को देख रहा हो। हनी उसके बॉक्स में बैठे इस पर देखा और सोचा, मैं वास्तव में उस व्यक्ति से बहुत ईर्ष्या करता हूँ। लगभग सभी दर्शकों के पास एक ही विचार था जैसा कि उन्होंने मंच पर लड़की को देखा था, उसे खुद के साथ बदलने के लिए उत्सुक था। सभी निष्पक्षता में श्यामला वास्तव में बहुत हास्यपूर्ण था, लेकिन वह सेसिल की तुलना में कुछ भी नहीं था। डूजी लॉन पर सख्ती से बैठे। वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन अभी भी उन भयंकर आंखों को महसूस करने में सक्षम था जो अपने शरीर को टटोल रहे थे, प्रहार और प्रहार, उसे मौत के घाट उतारने, अपने खून को 3 फीट बनाने के लिए। एसओएस, मुझे बचाओ। क्यूक, उसका सिर डूब गया लेकिन उसे स्क्रिप्ट का पालन करना पड़ा। जू अपने सिर पर एक माला डालेगी, फिर डूजी को जू के चेहरे को चूमना होगा। लेकिन वह व्यक्ति जिसने स्क्रिप्ट लिखी थी, क्या आपके पास वास्तव में प्रेमियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है? इस प्रकार की स्थिति में एक करीबी दोस्त को चूमना, क्या ये युवा वास्तव में पीछे हटने में सक्षम होगा? डूजी ने जू के थोड़ा करीब से धक्का दिया और तुरंत महसूस किया कि आंखें उसे और अधिक भयंकर रूप से पचाते हैं। तारांकन तारांकन तारांकन, ये युवक इस नाटक में अभिनय करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। जब जू ने देखा कि डूजी ने अपने आंदोलन के बीच में कड़े जमे हुए थे, तो शिव ने संकोच नहीं किया और उसे चूमने के लिए पहल की। डूजी की आंखें चौड़ी खुली। शिव ने उसका मुंह चूमा, न कि उसका चेहरा। दर्शकों ने चांदी के बालों वाली योगिनी के रूप में देखा, एक लड़की को गले लगा लिया और उसे गहन रूप से चूमा। उनके जुनून की तीव्रता ने बहुत से लोगों के दिलों को तेज कर दिया और वे शर्मा गए। डूजी ने संघर्ष करने की हिम्मत नहीं की। जब उसके पास अपना मुंह बंद करने का समय नहीं था, इससे पहले कि शिव अपनी सारी हवा ले लेता। पहले तो उन्हें अभी भी याद आया कि वे एक नाटक में काम कर रहे थे, लेकिन अंत में वह इस तरह की एक घबराए हुए राज्य में थे कि वह दाएं से बचे हुए नहीं बता सकते थे। वह केवल जू के आलिंगन में झूठ बोल सकता था। सेसिल ने अपने प्रेमी को गले लगाया, अपने प्रेमी के काले बालों को चूमा और कहा, हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। उनका प्रेमी लंबे समय तक उनके आलिंगन में चुप था, फिर धीरे से कहा, एन। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, फूलों ने अपना सिर झुकाया, पूरी दुनिया ने प्रेमियों को देखा और चुप्पी भयानक थी। पूरी दुनिया को सेसिल से प्यार हो गया और उसने अपने प्रेमी को देखा। नेता को गूंगा और सोचा गया था। मूल स्क्रिप्ट में सेसिल ने अपने प्रेमी को फूलों की एक माला दी, फिर प्रेमी ने सेसिल के चेहरे को चूमा और कहा, हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। सेसिल ने प्रेमी को चूमा और सहमति व्यक्त की, लेकिन जब उन्होंने आज दृश्य देखा तो नेता को पता चला कि दर्शकों पर प्रभाव बेहतर है। सुंदर सेसिल अधिक सक्रिय था, इसलिए दर्शकों को अपने प्रेमी से और भी अधिक जलन हो गई। डूजी मंच से बाहर निकल गया और ढह गया। अब स्क्रिप्ट आगे बढ़ गई है। सेसिल और उनके प्रेमी अलग हो गए हैं। उस दृश्य के बाद मंडली की अभिनेत्री प्रेमी की भूमिका निभाएगी और डूजी बिन बुलाएगी। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति का चेहरा कठोर था। वह अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद सीधे आगे देखा, अन्य लोगों की आंखों को देखने से भी डर गया। जब से उन्होंने और शियू ने दूसरे एक्ट बैकस्टेज से दृश्य का पूर्वाभ्यास किया, सभी ने उन्हें अजीब तरह से विश्वासघाती आंखों से देखा। हनी ने बस कहा और कहा कि वह फिर से प्यार करती है। हनोक ने कहा, आप मेरे अच्छे भाई हैं इसलिए मैं आपका समर्थन करूंगा। एक मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति इसे समझाने के लिए अपने सामाजिक अवरोध को कैसे दूर कर सकता है? नहीं, कुछ एमओई व्यक्ति ने कहा कि आप गलत समझा बिना मामलों को स्पष्ट करने में सक्षम हैं। और अब वो और जू फ्रेंच सार्वजनिक रूप से चूमा। हाँ, जब डूजी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो नेता ने मुस्कुराते हुए डूजेड के रास्ते को रोक दिया। मेरे पास एक अनुरोध है, लाक ने प्रेमी से कहा, आप बहुत बूढ़े हैं, आप सेसिल के योग्य कैसे हैं? गुलाब ने प्रेमी से कहा, आप बहुत बदसूरत हैं, आप सेसिल के योग्य कैसे हैं? अपने बॉक्स में बैठे वीरोडिस ने लाक वुमन के रूप में देखा और गुलाब महिला ने प्रेमी को घेर लिया। व्हीलचेयर की बाह पर उसका हाथ तब तक कस गया जब तक कि वह सफेद नहीं हो गया। प्रेमी को आश्चर्य होने लगा, अगर मैं सुंदर हो गया तो क्या मैं सेसिल के साथ हो सकता हूँ?
वेलियोडस की स्मृति में एक महिला सोच रही थी, अगर मैं कायाकल्प का एक औषधि बना सकती हूँ तो क्या मैं उसके साथ रह पाऊंगा। तो प्रेमी ने एक वर्जित जादू का इस्तेमाल किया। मंच धुएं से भरा हुआ था और जादुई सन्नी जो खून में फर्श पर पेंट की गई थी धीरे धीरे गायब हो गई। सेसिल का प्रेमी मंच के बीच में खड़ा था, दर्शकों के लिए उसकी पीठ और कथन जारी रहा। अंत में प्रेमी सुंदर हो गया। कोई भी प्रेमी का चेहरा नहीं देख सकता है, वे केवल कल्पना कर सकते हैं। एक व्यक्ति सेसिल से अधिक सुंदर, वह कैसा दिखेगा। तो भगवान सेसिल के समय को छोड़ देते हैं और प्रेमी के समय को फ्रीज करते हैं। अंतिम दृश्य में जू फूलों के समुद्र के दूर के छोर से बाहर चला गया। जब उसने देखा कि मंच के बीच में कौन उसका इंतजार कर रहा था तो वह स्तब्ध था। ये डूजी है। दोनों फूलों के समुद्र के अलग अलग छोरों पर हैं, जो एक विशाल दूरी से अलग हैं। मूल सेसिल स्क्रिप्ट में यह अंत है। हालांकि डूजी ने नेता के निर्देशों के बारे में सोचा और उन्होंने जू को देखा। जैसा कि उसकी आदत थी, उसके हाथ उसके बालों में छिपे हेडफोन पर दब गए और ईमानदारी से कहा, हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। जू पहली बार में थोड़ा चौंका दिया गया था, फिर उसकी अभिव्यक्ति इतनी कोमल हो गई कि उसने एक व्यक्ति को रोना चाहा। पर्दा गिर गया। दर्शकों ने लंबे समय तक लाल पर्दे को देखा। तारांकन 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 तारांकन। लेखक के पास कुछ कहना है। लेखक, मुझे बताएं कि आप क्या नहीं समझ सकते। पाठक, एक स्टूडेंट नायक की सहनशक्ति। नायक, क्योंकि यह टॉपिक 2 आप। अध्याय 47.1 लेखक समय प्रेमियों की इस जोड़ी को अलग करता है। दर्शक शांत थे। नेता ने पृष्ठभूमि में ट्रेपडेशन के साथ देखा। क्या उन्होंने सिर्फ उस दृश्य को पेंच किया था। एंटोनियो ने गुड़ को नीचे रखने से पहले एक माउथ वाइन निगल लिया और ताली बजाने लगी। सभागार के माध्यम से गूंज उठी। जागने वाले दर्शकों के सदस्यों को सपने से देखा गया था। तालियां संक्रामक थीं और अधिक से अधिक लोगों ने अंत तक ताली बजाना शुरू कर दिया था। ध्वनि बहरा हो रही थी। अपने थिएटर बॉक्स के अंदर वेलियोडस ने उज्ज्वल लाल पर्दे को देखा। सेसिल और प्रेमी को देखना चाहते थे जो इसके द्वारा कवर किया गया था। एक साथ हमेशा के लिए। यह एक भयानक मजाक है। वेलियोडस कांप गया क्योंकि उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाल दिया। अपनी जेब घड़ी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तारांकन तारांकन तारांकन, हमने कड़ी मेहनत की है। नेता ने बेहद मुस्कुराते हुए कहा। शो बहुत सफल रहा। हाँ, भुगतान उठाता है। हर कोई बहुत खुशी से हंसा। डूजी ने अपना चश्मा वापस रखा। उस समय का फायदा उठाते हुए जब जू अपने ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदल रहा था, उसने चारों ओर देखा और हनोक को एक कोने में खड़ा देखा। हनोक ने डूजी को देखा और उत्साहित था, ये कहते हुए, आपका धन्यवाद, ये चोर आखिरकार सफल हो गया। डूजी जानता था कि हनोक अपने काम के बारे में बात कर रहा था। अब जब हनोक ने इसे पूरा कर लिया था तो डूजी आखिरकार अपनी दोजिंशी को वापस ले सकता है। मेरी किताब कहाँ है? मैं इसे कल आपको नहीं दूंगा। हनोक ने कहा, जब मुझे यह मिला तो पुस्तक को सील कर दिया गया था, इसलिए मैंने इसे एक दोस्त को दे दिया। हनोक अभी भी उत्सुक था। अरे, मुझे बताओ कि इसमें क्या है। उद्धरण चिन्ह, युवक, जो लोग मौत की तलाश नहीं करते हैं वे नहीं मरेगा। डूजी ने हनोक को यह बताना चाहते थे कि जब वह किताब लौटाए तो शियू को यह बताने न दें। लेकिन अचानक उसने देखा कि चोर की आंखें सदमे में खुली चौड़ी हो गई क्योंकि उसने डूजी के पीछे कुछ देखा था। डूजी चारों ओर घूमने वाला था जब एक व्यक्ति ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके कान में एक तुच्छा आवाज लगी। आओ, मुझे इस व्यक्ति को देखने दो जो सेसिल से अधिक सुंदर है। डूजी की पहली प्रतिक्रिया शर्मिंदगी से पहले शर्मिंदा थी। गॉड, आपको अपने शिल्प के लिए इतना पेशेवर और समर्पित क्यों होना है। मिक्स्ड ब्लड में स्टार एम्पायर स्टोरी आर्क को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण अनुज के साथ मुठभेड़ था। दूसरा चरण समृद्ध दूसरी पीढ़ी के प्लेबॉय डाविन के साथ मुठभेड़ था। डाविन स्टार साम्राज्य के प्रधानमंत्री का पुत्र है। सेसिल समाप्त होने के बाद अमीर दूसरी पीढ़ी का स्कम बैकस्टेज चला गया और सेसिल के प्रेमी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री के साथ फ्लर्ट किया। जू अपने कपड़े बदलने से वापस आया और स्कमबैक को रोक दिया। डाविन गुस्से में था और जब उसने शियू के नौसिखिया स्तर के योद्धा बैच को देखा तो उसने शियू को मौत के लिए एक द्वंद्वयुद्ध को चुनौती दी। जब उन्होंने इसे पढ़ा तो डूजी को बहुत प्यार था कि मोमास्टर का तारांकन 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 फेस स्लैपिंग प्ले पिग द टाइगर भेड़ के कपड़ों में भेड़िया प्लॉट। लेकिन नायिका उसे क्यों बनी? कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति ने प्रामाणिक मूल नायिका को देखा और फिर उस पोशाक को देखा जिसमें उसके पास बदलने के लिए समय नहीं था। वह चैगरन के साथ अवाक था। हनोक ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की, मेरे भाई को जाने दो। क्या होगा अगर मैं नहीं करता? डाविन ने तब अपने गार्ड को देखा जो संदेश मिला और हनोक को घेर लिया। डाविन ने अपना सिर डूजेड के कंधे पर रखा और सांस लिया। बेबी, आपको अच्छी गंध आती है। डूजी ने अपने पूरे शरीर में हंस के धक्कों को देखा था। मैं एक आदमी हूँ। डाविन ने सोचा कि यह सिर्फ एक बहाना था। उन्होंने कहा कि वह एक अश्लील सुझाव दिया और एक अश्लील सुझाव दिया, फिर नग्न पट्टी करें, मुझे देखने दो कि आप एक आदमी हैं। जब वह डूजी को बचाने के लिए अंगरक्षक को आगे बढ़ाने वाला था, जब उसने प्लेबॉय की भौहों के बीच में एक हरे रंग की छाया दिखाई दी।
एक मजबूत प्रभाव ने डार्विन को डूजी को जाने दिया और कुछ कदम पीछे किया। डार्विन ने अपने हाथ से माथे को छुआ, उस पर एक छोटा सा टक्कर थी। जू दिखाई दिया, उसका चेहरा ठंडा था। वह डूजर के पक्ष में गया और डूजी की पोशाक पर झुर्रियों को चिकना करने के लिए अपना हाथ फैलाया और कुछ गंदे को ब्रश करने की हवा के साथ। आप मुझे इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत करते हैं? डार्विन ने शब्दों को चिल्लाया, लेकिन वे एक अशुभ मृत स्थान में गिर गए। पूरा क्षेत्र जमे हुए था। चांदी के बालों वाली योगिनी चुपचाप काले बालों वाले युवाओं के कपड़े ठीक कर रही थी। हालांकि योगिनी की अभिव्यक्ति में भी फेरों का मामूली संकेत नहीं था, लेकिन डार्विन को लगा जैसे कि वह पहले से ही मर गया था, योगिनी द्वारा मार दिया गया था। इस विचार को सच्चाई में बदल दिया गया था क्योंकि जू ने शांति से बात की, भावना के बिना, जैसे कि कोई व्यक्ति मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अंकुरित करें। उसके सिर में एक तेज दर्द हुआ और डार्विन ने उसके माथे को ढक दिया, चिल्लाते हुए। हर कोई डरावनी शाखाओं और हरे रंग की पत्तियों के रूप में डार्विन की उंगलियों के बीच से बाहर गोली मारता है। नए विकास के चमकीले हरे रंग ने दर्शकों को भयभीत कर दिया। बढ़ना। माथे से शुरू विकास डार्विन की आंखों, नाक, मुंह और कान तक बढ़ा। वह दर्द से जमीन पर घूमता था, उसके तेज नाखून छेदते थे और अपनी त्वचा को दूर करते थे। उनके दो अंगरक्षक अपने गुरु को बचाने के लिए उत्सुक थे। उनमें से एक ने उसे दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जब वह संपर्क किया तो शाखाएं उस पर हमला करेगी। जब भी उसने उन शाखाओं को काट दिया, डार्विन बहुत चिल्लाता था जैसे कि वह डार्विन का मांस काट रहा था। एक अन्य अंगरक्षक जू से लड़ने की कोशिश करने जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जू की टकटकी को देखा तो उन्हें लगा कि यदि वह जू की ओर एक कदम उठाते हैं तो वह निश्चित रूप से एक खराब एंड पर आएंगे। उन मरने वाली चीखें सुनकर डूजी वापस देखना चाहता था, लेकिन जू ने अपनी गर्दन के पीछे पकड़ लिया और उसे स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी। मत देखो। जू की आवाज असामान्य रूप से ठंडी थी। ये बहुत गंदा है। जब उसके जूते भी शाखाओं में वृद्धि हुई थी तो डार्विन ने चिल्लाना बंद कर दिया और मुश्किल से कोई आवाज कर रहे थे। जू ने आखिरकार उस शब्द को कहा जिसने अंतिम मौत को बुलाया। खिलना। एक फ्लैश में खूनी शाखाएं शुद्ध सफेद फूलों से खिलती हैं। रक्त और फूलों की सफेद रंग ने एक दूसरे के विपरीत विडंबनापूर्ण बना दिया। जू ने आखिरकार डूजी की गर्दन को जाने दिया। जब डूजी ने डार्विन को देखा तो वह सभी देख सकता था कि वह पीलीदार शाखाएं, छोटे सफेद फूल और लाल तरल की बमुश्किल पता लगाने योग्य मात्रा थी। हालांकि उन्होंने पूरी प्रक्रिया नहीं देखी थी, लेकिन वह बता सकते थे कि उनके आसपास के लोगों के चेहरों को देखने से क्या हुआ था। साजिश भगवान, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। कैसे घमंडी समृद्ध दूसरी पीढ़ी के मैल को मार दिया गया था। ये सच है कि मूल भूखंड में जू ने द्वंद्व युद्ध क्षेत्र में अमीर दूसरी पीढ़ी के प्लेबॉय को मार दिया था, लेकिन उस समय उन्होंने जीवन और मृत्यु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए प्रधानमंत्री जू पर अपना गुस्सा नहीं कर सकते थे। पर अब कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति को एक मजबूत एहसास था कि यह एक वांछित अपराधी बनने का प्रस्ताव था। हर कोई घटनास्थल पर घूर रहा था। डार्विन के दो अंगरक्षकों ने चुपके से भागना चाहा, लेकिन हनोक ने जल्दी से उन्हें बेहोश कर दिया। नेता ने उस शरीर को देखा जो पौधे के भोजन में बदल गया था। फिर उसने अपनी टकटकी को अभिव्यक्ति रहित चांदी के बालों वाली योगिनी पर बदल दिया। उसने अपने दांत पीस लिए और लोगों को दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। मौजूद केवल लोग मंडली के सदस्य हैं और यदि वह तेजी से पर्याप्त कार्य करता है तो कोई भी इसके बारे में पता नहीं लगाएगा। हालांकि जैसे ही नेता ये सोच रहा था, उसने देखा कि एक अजनबी मौजूद था। ये व्हीलचेयर में एक महिला थी। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से कवर किया गया था, जिसमें उसका चेहरा भी शामिल था। उसने एक घूंघट और यहाँ तक कि दस्ताने पहने हुए थे। उसकी गोद में एक छोटी सी चिमिरा सो लेती है। महिला अल्केमिस्ट ने कहा, मैं वीरोडिस हूँ। जब उन्होंने सुना कि अल्केमिस्ट खुद को पहचानता है तो नेता गूंगा था। प्रसिद्ध अल्केमिस्ट अचानक यहाँ क्यों दिखाई देंगे, जैसे उन्हें एक हत्या को छिपाना था। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वीरोडिस कब पहुंचा था और वह कब से देख रही थी। अध्याय 47.2 लेखक समय प्रेमियों की इस जोड़ी को अलग करता है। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वीरोडिस ने फर्श पर सफेद फूलों और खून को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि अपने घूंघट के माध्यम से वह अभी भी हनोक को घूरते हुए देखा जा सकता है। युवक, क्या आपके माता पिता आपको अन्य लोगों से चोरी नहीं करना सिखाते हैं? मुझे खेद है, हनोक ने कहा कठोर रूप से। मेरे पास कोई माता पिता नहीं है, केवल एक संरक्षक जो बूढ़ा नहीं है। आपका गुरु कौन है? जैक, चोरों का राजा। हनोक ने ईमानदारी से जवाब दिया क्योंकि वह जानता था कि प्रसिद्ध महिला अल्केमिस्ट और जैक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अतीत में वे एक साथ कई रोमांच से गुजरे थे। प्रत्येक ने अपने जीवन को दूसरे के लिए जोखिम में डाल दिया, जब तक कि उनके अंतिम साहसिक कार्य जब वे बुरी शर्तों पर भाग नहीं लेते। हनोक ने कभी भी चोरों के राजा को इस बारे में बात करते नहीं सुना था, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि उन्हें ये कार्य क्यों दिया गया था तो उन्हें अपनी प्रशिक्षुता समाप्त करने से पहले पूरा करना था। उन्हें पता था कि उनके गुरु के पास एक छिपा हुआ एजेंडा था। वीरोडिस की प्रतिक्रिया ने हनोक के अनुमान की पुष्टि की, लेकिन हनोक ने नहीं सोचा था कि उसकी प्रतिक्रिया ये तीव्र होगी। जब अल्केमिस्ट ने उस नाम को सुना तो वह एक पत्ती की तरह कांपने लगी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे अपनी घड़ी वापस दे दो।
हनोक कुछ कहना चाहता था, लेकिन वीरोडिस ने अपनी आवाज उठाई जब तक कि वह लगभग चिल्ला नहीं रही थी, मुझे मेरी घड़ी वापस दे दो। वीरोडिस की गोद पर थोड़ा चिमेरा चीख पर जाग गया और कूद गया। इसका शरीर 4 मीटर लंबा होने तक सूज गया। इसमें एक शेर का सिर, एक भेड़ का शरीर और एक सर्प की पूंछ थी। ये टाइगरिश फेरों के साथ हनोक को देखा। लार अपने मुंह से नीचे गिरा और फर्श पर गिरने पर गिर गया। कृपया प्रतीक्षा करें वरिष्ठ, चलो पहले बात करते हैं, हम बात कर सकते हैं। चिमेरा अचानक हनोक की ओर बढ़ गया, जिसने हमले को चकमा दिया। शॉर्ट बालों वाला चोर चोरी में बेहद कुशल था, यहाँ तक कि वह शू के साथ लड़ने के कई दौर से अनसुनी हो सकता है। हनोक ने वीयोडस से बात करने की कोशिश करते हुए चिमेरा के हमले को चकमा दिया। ये पता लगाने के बाद कि वीयोडस ने अपना कारण पूरी तरह से खो दिया था, हनोक केवल हमले को रोकने के लिए निर्णायक रूप से स्थानांतरित करने का विकल्प चुन सकता था। चिमेरा बिट हनोक, हालांकि वह अपने मुंह में जो कुछ भी पकड़ा गया था वह सिर्फ एक भ्रम था। असली हनोक पशु के गुरु को पकड़े हुए वीयोडस के पीछे खड़ा था। मैं सीनियर से नाराज हूँ, चोर की आवाज कड़वाहट से भरी थी। वरिष्ठ, कृपया शांत हो जाओ। वीयोडस अभी भी पागल अभिनय कर रहा था। उसने खुद को एक कानाफूसी में बदल दिया। छाया शिफ्टिंग छाया। ओह, ये वास्तव में उसे है। मेरा आपको अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है वरिष्ठ, मेरे शिक्षक ने मुझे एक कार्य दिया, वह आपको देखना चाहता है, इसलिए मैं उसे नहीं देखना चाहता। वीयोडस की आवाज अब शांत थी, लेकिन ये तूफान से पहले शांत था। मुझे जाने दो और मेरी घड़ी वापस कर दो। हनोक हिचकिचाहट को देखकर अल्केमिस्ट ने अपनी बोसोम से एक छोटी बोतल निकाली। अगर मैं इस बोतल को खोलता हूं तो यहाँ के सभी लोग मर जाएंगे। क्या आप मेरा परीक्षण करना चाहते हैं? वातावरण अचानक बहुत गंभीर और खतरनाक एक हो गया, यहाँ तक कि जू के लिए भी खड़े होने के लिए। उन्होंने डूजी को पकड़ लिया, जो अपना बाहर निकलने के लिए तैयार था। जैसे ही तनाव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, एक उबली छत से आया। आओ वे युवा लोगों को शर्मिंदा मत करो। एक आकृति नीचे कूद गई। यह उसके चेहरे पर झाई के साथ एक लड़का था जो लगभग 10 साल का था। हनोक ने लड़के को देखा। वीरोडिस को जाने दो, और तुरंत लड़के की तरफ आ गया। शिक्षक। लगभग सभी को संदेह था कि उन्होंने इसे गलत सुना, लेकिन आगे जो हुआ वह उन्हें दिखाया गया कि यह एक सामूहिक भ्रम नहीं था। आप बेकार बववा, छोटे लड़के के चेहरे ने अपनी घृणा दिखाई। भविष्य में मेरे प्रशिक्षु होने का दावा न करें, जैसे कि मुझे इसकी परवाह है, आप पुराने चोर। दो हनोक ने आक्रोश से कहा कि उसने पॉकेट वॉच निकाली और लड़के को दे दिया। दर्शकों में से कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि उनके सामने 10 साल का लड़का प्रसिद्ध चोर किंग जैक था। इसमें शामिल 2 दलों के अलावा केवल डूजी को पता था कि जैक इतना युवा था, क्योंकि उसका समय उलट हो गया था। वह पीछे की ओर वृद्ध हो गया था। वह तब तक छोटा और छोटा हो रहा था जब तक कि बच्चा बच्चा नहीं बन जाता, फिर एक भ्रूण। यह उसकी मृत्यु होगी। जैक ने पॉकेट वॉच को देखा। उसकी आंखें उदासीनता और जटिल भावनाओं के साथ चमकती थीं। उसने अपने हाथ में घड़ी को पकड़े हुए मूक वीरोडिस को देखा। लंबे समय तक नहीं, जैक ने कहा। वीरोडिस अपने व्हीलचेयर अनुत्तरदायी पर एक प्रतिमा की तरह बैठे। जैक ने एक लड़के की तरह काम किया, जो एक व्यवहारिक मजाक के साथ एक लड़की का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। उसने पॉकेट वॉच को पकड़ लिया, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से हिल रहा था और उसकी मुस्कुराहट झकझोर थी, क्योंकि उसने कहा, यदि आप मुझे अनदेखा करते हैं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। वीरोडिस अभी भी प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। लड़के ने अपना चेहरा झुर्रियों से मार दिया। वह एक तंग बच्चे की तरह लग रहा था। हनोक की आंखें एक से दूसरे आगे और पीछे चली गईं, और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछे, शिक्षक, आप वरिष्ठ जानते हैं? जैक ने कहा, उसे वरिष्ठ मत कहो, उसे अपने शिक्षक की पत्नी को बुलाओ। हनोक और उपस्थित सभी लोग हैरान थे। चोस महाद्वीप में चोर किंग जैक और वीरोडिस की एक प्रसिद्ध साझेदारी थी। उन्होंने चारों ओर यात्रा की और बहुत सारे किंवदंतियों का निर्माण किया। हालांकि 20 साल पहले उनकी साझेदारी अचानक भंग हो गई थी। उनमें से एक ने अपने मैजिक टॉवर में खुद को बंद कर दिया और लगभग कभी नहीं छोड़ा, जबकि दूसरा धीरे धीरे जनता की दृष्टि से गायब हो गया। उन दोनों के बीच संबंधों के बारे में अफवाहें थीं कि वे प्रेमी थे। अब उन अफवाहों की पुष्टि हो गई है और दर्शकों को लगा जैसे वे एक प्रसिद्ध कहानी देख रहे थे। ओह, इस बिंदु पर जैक स्नेयर से बात कर रहा था। वीरोडिस ने आखिरकार अपना मुंह खोला और उसकी आवाज उदासीन थी। आप अभी भी लोगों को धोखा देना पसंद करते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम एक जोड़े हैं। जैक ने उसके चारों ओर देखा। चोर किंग जैक ने देखा कि सभी ने रिफ्लेक्सली सिर हिलाया। वीरोडिस एक पल के लिए चुप था, फिर उसने अपना हाथ बाहर निकाला और अपना घूंघट खोल दिया। जब वीरोडिस ने खुलासा किया तो सभी ने देखा कि वह एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत थी। भले ही वह उपन्यास पढ़ने से इसके बारे में जानता था, लेकिन डूजी अभी भी हैरान था। वीरोडिस और जैक वास्तव में प्रेमी थे। अपने अंतिम साहसिक कार्य में वे सूक्ति खंडहर में गए और समय के पहिया को छुआ। वह एक त्रासदी की शुरुआत थी। गेनोम खंडहरों को छोड़ने के बाद उन्होंने पाया कि उनका समय गलत हो गया था। वीरोडिस की उम्र बढ़ने के बाद जैक छोटा हो रहा था। समय प्रेमियों की इस जोड़ी को अलग करता है।
जब जैक और वीरोडिस एक साथ खड़े थे तो वे एक पोते के साथ दादा दादी की तरह दिखते थे। हर किसी के अविश्वसनीय टकटकी के सामने वीरोडिस हंसते हुए, आप कहते हैं वह और मैं एक जोड़ा कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा, आप बहुत बूढ़े हैं, आप उसके साथ कैसे हो सकते हैं? उसने खुद से कहा, आप बहुत बदसूरत हैं, आप उसके साथ कैसे हो सकते हैं? अगर मैं कायाकल्प का एक औषधि बना सकता हूँ तो क्या मैं उसके साथ रह पाऊंगा? उसकी याद में झगड़कर किशोरी ने लड़की को घड़ी दी, हम एक साथ होने के लिए पैदा हुए थे। 3 क्यों नहीं? जैक वीरोडिस के पास गया और धीरे से अपनी जेब को उसकी गोद में रखा, हम एक साथ पैदा हुए थे। जैसा कि जैक ने संपर्क किया, वीरोडिस ने अवचेतन रूप से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन ये धीरे से लड़के के हाथों में था और उसने ईमानदारी से कहा, आप देखते हैं, कोई भी इस छोटे बच्चे से प्यार करता है और कोई भी एक बूढ़ी औरत को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, इसलिए हमें एक साथ होना चाहिए। वीरोडिस की आंखें जैक के विनकित होने के कारण चकित हो गईं। हालांकि हमारा समय अलग अलग दिशाओं में चलता है, फिर भी हम एक ही समय में मर सकते हैं। एक पारदर्शी तरल झुर्रियों के नीचे फिसल गया और वीरोडिस ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बहुत बदसूरत, बहुत अनजाने में। फिर उन्हें हमें देखने न दे आए, एक जोखिम ले और एक ऐसी जगह पर जाएं जहां कोई और नहीं है। जैक ने वीरोडिस की आंख के कोने को चूमा, मुझे टालना बंद करो, हम बहुत अधिक समय चूक गए हैं। वीरोडिस सिर्फ आंसू बहाता रहा, उसके मुंह कांपते हुए लेकिन कुछ भी नहीं कहते। जैक की मुस्कान भी कड़वाहट से संक्रमित हो गई। आपका प्रेमी स्पष्ट रूप से वह है, आपको इस बात पर ध्यान क्यों देना चाहिए कि आप अन्य लोगों की आंखों में क्या देखते हैं? दर्शकों ने चांदी के बालों वाली योगिनी को देखते हुए विस्मय में घूम लिया जिन्होंने उन शब्दों को कहा था। यहाँ तक कि वीरोडिस भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आश्चर्य में उसे टकटकी लगा सकता है। डूजी ने शियो को देखा, लेकिन पाया कि शियो उसे शुरू से अंत तक देख रहा था। यह ऐसा था जैसे कि सजा जू ने कहा कि अभी डू जेड के लिए था। जब जू ने डूजी को उसे देखकर देखा तो जू का हाथ कांप गया, जैसे कि वह बाहर पहुंचना चाहता था और डूजी को छूना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक दिया। जो व्यक्ति आपको पसंद करता है वह स्पष्ट रूप से मैं हूं, आपको अन्य लोगों के विचारों पर ध्यान क्यों देना चाहिए? मुझे स्वीकार करना, क्या यह इतना मुश्किल है? डूजी इस जानकारी को जू की हरी आंखों से पढ़ने में सक्षम लग रहा था, लेकिन उसने आंख के संपर्क को तोड़ते हुए अपना सिर लटका दिया। मैंने कभी परवाह नहीं की कि अन्य लोग क्या सोचेंगे। मैंने कभी नहीं कहा, मुझे ये पसंद नहीं है। ये व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा परवाह करता है। प्रारंभ में यह अपराध और जिम्मेदारी के कारण था, लेकिन उन्होंने इतने लंबे समय तक जू का ध्यान रखा कि अब वह ये बताने में असमर्थ है कि वह वास्तव में जू के लिए क्या भावनाओं को महसूस करते हैं। वह चाहता है कि शियो अच्छा हो, वह जू के लिए अच्छा बनना चाहता है। यदि जू कुछ भी चाहता है तो वह उसे दे देगा, लेकिन वह उसे यह नहीं दे सकता क्योंकि वे इसे पछतावा करेंगे। जू वह व्यक्ति चाहता है जिस व्यक्ति को जू परवाह करता है। वह इस दुनिया में कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी इस व्यक्ति को डूजी नामक नहीं होना चाहिए। वह सोचता था कि वह इस दुनिया में कितने समय तक रह सकता है। जैसा कि सेसिल की कहानी से पता चलता है, जब समय एक जोड़े के एक तरफ के लिए जमे हुए हैं तो आगे जो कुछ अलग है वह एक अलगाव है। उसके पास फ्रीज करने का समय नहीं है, लेकिन उसके पास 0 पॉइंट रिस्टोर है। ये सुनहरी उंगली जो तब से इस दुनिया में आए हैं ने उसे शुरू से अंत तक याद दिलाया है, आप इस दुनिया के आदमी नहीं हैं, तो जल्दी या बाद में आप छोड़ देंगे। अध्याय 48.1 नायक, मैं इसे बहुत समय पहले करना चाहता था। मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री आपको परेशान नहीं करेंगे। जैक ने जू और डूजे पर विंक किया। यह मुझे वापस पाने में मदद करने के लिए भुगतान है। जैक ने हनोक को कुछ निर्देश दिए, जिन्होंने तब वीरोडिस से एक बोतल ली और सफेद फूलों और रक्त पर एक तरल छिड़क दिया। भयावह विधानसभा एक पलक झपकते में भंग हो गई, जिससे 2 अंगरक्षक के लिए सबूत का कोई निशान नहीं रहा। वे और मैं फिर से अन्य लोगों के सामने नहीं दिखाई देंगे। यदि संभव हो तो क्या आप मेरे लिए हनोक देख सकते हैं? जैक ने कहा। जब से मैंने उसे उठाया, उस आदमी ने चट्टानों के एक बैग की तुलना में डंबर का अभिनय किया है और वह गलत से सही नहीं जानता है। सौभाग्य से वह बहुत आज्ञाकारी है, इसलिए वह आपके लिए बहुत उपयुक्त है। उद्धरण चिन्ह। जैक ने जू को देखा और उसकी आंखें सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने और समझने के लिए लग रही थी। आप उसे एक मोहरे के रूप में उपयोग कर सकते हैं और उसे एक गुर्गे के रूप में मान सकते हैं। उस साथी के साथ जो आप चाहते हैं उसे करें। मेरे पास केवल एक अनुरोध है, उस मूर्ख को मरने न दें। यह इस कारण से है कि मिश्रित रक्त उपन्यास में हनोक को जू का सबसे प्रभावी छोटा भाई कहा जा सकता है। वह दानेदार भाई और जू जो सही और गलत के बीच अंतर नहीं करता है, वह एक आदर्श मैच था। यहाँ तक कि जब जू ने हनोक को कुछ दुष्ट करने का आदेश दिया तो चोर इसे करने में संकोच नहीं करेगा। हनोक ने बस मूर्खता से जू के असामाजिक अस्वीकार्य एजेंडे का पालन किया। क्या ये रमणीय नहीं है? एक डूजी को पता नहीं है कि क्या कहना है। चोर मुलॉर्ड का दाहिना हाथ वाला आदमी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि दूसरे व्यक्ति को तारांकन में दर्द है। जू ने बात नहीं की, लेकिन उनकी उदासीन अभिव्यक्ति ने स्पष्ट रूप से इस प्रस्ताव की अस्वीकृति दिखाई और जैक ने कहा, ठीक है,
उस आदमी के जीवन के लिए मैं उसे आपसे दूर रखूंगा। चोर राजा ने एक सार्थक टिप्पणी की और वियायोडस चला गया। सभी ने जैक पुशवायरोडस के व्हीलचेयर को दूर देखा। दोनों आंकड़े एक खुश दादी और पोते की तरह दिखते थे, लेकिन उन दोनों ने देखभाल नहीं की। अगले दिन डूजी की इच्छा को आखिरकार प्रदान किया गया और वह अपनी दोजिंशी वापस आ गया। हालांकि इसे जू की नाक के नीचे वापस भेजा गया था, लेकिन डूजी को डर नहीं था कि मोलॉर्ड को पता चलेगा कि यह थोड़ा पीला कटर वयस्क पुस्तक थी। कुछ प्यारे व्यक्ति ने दोजिंशी को देखा जो एक छोटी सी ब्लैक बॉक्स के अंदर बंद था। बॉक्स को कई और जटिल सील के साथ कवर किया गया था। डूजी की कल्पना में भगवान के सुंदर चेहरे के बदलते रंगों के बेटे की छवि को चमकाया गया, क्योंकि उन्होंने बुरी छोटी किताब को बंद कर दिया था जो अब लिटिल ब्लैक बॉक्स के अंदर था। दोजिंशी, ये बंधन खेल है। डूजी ने दोजिंशी के बॉक्स को इस तरह से हिलाया जैसे कि यह एक कुत्ते का सिर था और चुपचाप हंसा। यह आपके लिए बहुत उपयुक्त है। अब जब उसके पास दोजिंशी है तो उसे आगे क्या करना चाहिए? मूल रूप से इस समय मिश्रित रक्त उपन्यास में जू को द्वंद्वयुद्ध क्षेत्र में डार्विन को मारना चाहिए था। इसने प्रधानमंत्री को नाराज कर दिया, लेकिन उन्हें सम्राट का पक्ष मिला। इसने स्टार एम्पायर स्टोरी आर्क के तीसरे चरण को लॉन्च किया। द क्यूट मास्टर बहुत सारे छोटे भाइयों और बहनों के साथ सम्राट के गुट में शामिल हो गए। उन्होंने सम्राट को कई प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने में मदद की और सम्राट के साथ अपनी अनुकूलता रेटिंग बढ़ाने में सक्षम थे। जब प्रकाश साम्राज्य के सम्राट ने एक हथियार प्रतियोगिता के लिए एक निमंत्रण भेजा तो जू ने हथियारों की प्रतियोगिता में छोटे सम्राट का प्रतिनिधित्व किया और प्रकाश साम्राज्य में कई परिचितों से मुलाकात की। राजकुमारी केली, भगवान का पुत्र और संत विवियन। चूंकि स्टार एम्पायर स्टोरी आर्क को आधा कर दिया गया है, इसलिए अगली घटना होगी मोलॉर्ड अपने सच्चे प्यार को पूरा करने के लिए हथियारों की प्रतियोगिता में जाता है। इस बार क्या जू जाने से इनकार कर देगा? डूजी थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा था। जो व्यक्ति दोजिंशी पर भेजा गया था वह हनोक नहीं था। ऐसा लगता है कि चोर के गुरु ने वास्तव में उसके और जू के बीच संपर्क मना किया था। चाहे वह बहन हो, संरक्षक हो या छोटे भाई, जू ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया है। वह व्यक्ति बस दुनिया में केवल 2 लोगों को छोड़कर सभी को दूर करना चाहता है। हालांकि जू ने गलत वस्तु को चुना। मैं इस दुनिया का व्यक्ति नहीं हूँ। जू ने अपना सिर घुमाया और पूछा, आपने अभी क्या कहा है? डूजी का मुंह अभी भी खुला था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में फंस गई थी और वह बोल नहीं सका। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने जू को सब कुछ स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन यह अदृश्य अस्तित्व अभी भी उसे सच बोलने से मना करता है। दुनिया एक उपन्यास है, आप नायक हैं और मैं पाठक हूँ। और उसे रोकने के लिए अदृश्य अस्तित्व उसे चेतावनी दे रहा है। ये दुनिया एक उपन्यास है, आप पाठक हैं, नायक नहीं। यह इस तरह के प्रतिबंध के कारण है और उसका 0 पॉइंट बहाल करता है कि डूजी को हमेशा लगता है कि वह एक एलियन 2 है और एक रहस्यमय अस्तित्व हमेशा उसकी विधर्मी उपस्थिति देख रहा था और उसे हटाने के अवसरों की तलाश कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... क्या हम हथियारों की प्रतियोगिता में जाएंगे? जब उन्होंने डूजेड के शब्दों को सुना तो जू की पहली प्रतिक्रिया थी, आप एरिक को देखना चाहते हैं? कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति यह नहीं जानता कि जब वह प्रतिद्वंद्वी के बारे में बात कर रहा है तो उसे क्या अभिव्यक्ति करनी चाहिए जो भगवान को याद है। वह बस समझाने वाला था, लेकिन जू ने अपने जवाब की प्रतीक्षा नहीं की, इससे पहले कि वो कहे, जैसा कि होता है, मैं भी चाहता हूँ। यहोवा का पुत्र, ये युवक आपकी मृत्यु के झंडे को लगाया जा सकता है। हनोक ने कहा कि एरिक डूजी की तलाश में है और डूजी इस बारे में सोच रहा है, एरिक उसकी तलाश में क्यों है। उसने इसे खत्म कर दिया, लेकिन जवाब के बारे में नहीं सोच सकता। यदि वह वास्तव में जानना चाहता है तो वह केवल एरिक से पूछ सकता है कि क्यों। जब वे लाइट साम्राज्य में जाने के लिए निकले तो डूजी ने पाया कि उसे एक समस्या थी। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति ने अपने हाथ में छोटे काले बॉक्स को देखा और गहरे विचार में गिर गया। यदि यह एक किताब है तो वह अभी भी इसे अपने बगल के नीचे रख सकता है, लेकिन अब उसे एक बैकपैक मिलना चाहिए। जू को डूजी की भविष्यवाणी करने के लिए लग रहा था। वह डूजर के पास गया और कहा, मुझे अपना हाथ दो। डूजी हैरान था। उसने एक हाथ बढ़ाया जिसे शिव ने रखा। फिर उसने देखा कि शिव अपनी जेब से कुछ निकालता है। यह एक नीले रंग के क्रिस्टल के साथ एक परिचित दिखने वाली चांदी सफेद अंगूठी थी। रुको, क्या ये चौराहा भंडारण की अंगूठी नहीं है जिसे उन्होंने लॉर्ड से लूट लिया है? कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा पाठक याद किया, ताकि दानव बहन जुड़वा को पकड़ने के लिए जू को ठीक से मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने जू को याद दिलाया कि कैसे रिंग्स का उपयोग करें। आप इसे उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। मूर्खतापूर्ण प्यारा डूजी को झटका लगा क्योंकि उसने देखा कि शिवू ने अंगूठी को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखा और फिर अपनी उंगलियों से खून की एक बूंद खींची। जू रिंग पर खून गिरा। एक लाल और हरी बत्ती चमकती थी। हरी बत्ती जादू को ठीक कर रही थी और लाल बत्ती अपने गुरु को पहचानने वाली अंगूठी थी। योगिनी ने अपनी उंगलियों से खून को चाटा। उन्होंने डूजेड के हाथ पर अंगूठी उठाई। उनकी हरी आंखें अथाह भावनाओं से भरी हुई थी। मैं बहुत पहले ऐसा करना चाहता था। उसकी उंगली अब कसकर बंधी हुई थी और उसका दिल भी ऐसा लगा जैसे कि यह निचोड़ा गया हो।
जू ने न केवल अपनी सभी छोटी बहनों, उनके गुरु और उनके छोटे भाइयों को दूर कर दिया, बल्कि डूजी ने छोटी बहनों, संरक्षक और छोटे भाइयों को बदल दिया, हर किसी की भूमिका चुराई। चोर राजा ने वीरोडस से कहा, हम एक साथ पैदा हुए थे। डूजी ने अपनी उंगली पर अंगूठी को देखा और एक वाक्य अनायास उसके मस्तिष्क में उभरा, पाठक और नायक निश्चित रूप से सच्चे प्यार में होना चाहिए। हथियारों की प्रतियोगिता में जाने के लिए ताकि जू महिला लीड विवियन को देख सके, क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि जू सभी आशा छोड़ दे या सभी आशाएं छोड़ दे? अगले दिन दोनों लोगों ने स्टार साम्राज्य को छोड़ दिया और लाइट साम्राज्य के इंपीरियल शहर गए। हथियार प्रतियोगिता मिश्रित रक्त भूखंड के उच्च बिंदुओं में से एक है। प्रथम युद्ध भगवान उलरिच के साथ एहसान करने के लिए द एम्पायर ऑफ लाइट ने एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसका उद्देश्य तलवार संतों के लिए उपयुक्त हथियार खोजने के उद्देश्य से था, जो हाल ही में लाइट साम्राज्य में शामिल हुए थे। साम्राज्य अमीर और शक्तिशाली था। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अधिक प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए साम्राज्य ने प्रतियोगिता को असाधारण रूप से उदार बनाया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। प्रथम पुरस्कार राजकुमारी केली से शादी है। दूसरा पुरस्कार रॉयल ट्रेजर हाउस से एक खजाना चुनने का अवसर है। तीसरा पुरस्कार 5000 सोने के सिक्के हैं। डूजी और शिव हथियार प्रतियोगिता स्थल के सामने खड़े थे और प्रतियोगिता के बारे में जानकारी के साथ बुलेटिन बोर्ड को देख रहे थे। वर्तमान पुरस्कारों और उपन्यास से याद किए गए पुरस्कारों के बीच कोई अंतर नहीं है। पुरस्कारों ने बड़ी संख्या में हथियारों के आकाओं को आकर्षित किया और यहाँ तक कि कुछ पुनरावर्ती पहाड़ी बौनों को महान और शक्तिशाली परिवारों द्वारा परेशान किया गया, जिन्होंने उन्हें अपने प्रतिनिधियों के रूप में शामिल होने के लिए लुभाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अगर कोई पहले स्थान पर जीतता है और राजकुमारी केली से शादी करता है, तो यह संभावना है कि वह लाइट साम्राज्य का अगला सम्राट बन जाएगा। हालांकि जिन्होंने एक बोना मास्टर को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा, वे इस बार पूरी तरह से भाग्य से बाहर हैं। जब हथियारों को बनाने की बात आती है, तो गनोम बोने से बेहतर होता है। उपन्यास में जू ने स्टार साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। वह अपने सूक्ति रूप में बदल गया और एक तलवार बनाई। मो मास्टर ने एक कलाकृति बनाई ताकि तलवार ने पूरे दर्शकों को चौंका दिया। जू ने पहले स्थान पर जीत हासिल की, लेकिन सार्वजनिक रूप से प्रथम पुरस्कार को खारिज कर दिया और इसके बजाय दूसरा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना। राजकुमारी केली को अपमानित और रोया गया था। पागल प्रशंसक ने कहा, बुरे लोगों के चेहरे को थप्पड़ मारते हुए देखना बहुत संतोषजनक है। अध्याय 48.2 नायक, मैं इसे बहुत समय पहले करना चाहता था। जू और डूजे हथियार प्रतियोगिता पंजीकरण क्षेत्र में गए और जू ने फॉर्म भर दिया। डूजी थोड़ा चिंतित था। एमओई मास्टर के लिए हथियार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यह एक निश्चित जोखिम है। हथियार प्रतियोगिता के बाद राजकुमारी केली ने उलरिच को एल्फ को मारने के लिए कहा जिसने उसे अपमानित किया। उलरिच ने सहमति व्यक्त की क्योंकि वह उस हथियार को चाहता था जिसे शिव ने बनाया था। पहला युद्ध भगवान असफल नहीं हुआ। जू को मौत को कम करने में सक्षम होने के लिए अपने मरे हुए रूप में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था। ये वो समय था जब एरियल ने शिव को बचाने के लिए अपनी आत्मा का योगदान दिया। इसलिए जब जू ने अपने पंजीकरण फॉर्म को सौंप दिया, तो कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति ने जू को सुझाव दिया, बहुत अच्छा मत करो। जू थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था। डूजी ने जारी रखा, पहले स्थान मत करो, दूसरा स्थान बेहतर है। उपन्यास में जू ने दूसरा स्थान हासिल किया और लाइट एम्पायर की ट्रेजरी से एक आइटम ले सकता है। नायक के प्रभामंडल के कारण जू ने एक अंतराल का खजाना पाया, जिसमें लगभग असीम भंडारण क्षमता थी। ये स्थान मोलॉर्ड के लिए एकदम सही मैच था। डूजी ने जू के होठों को थोड़ा ऊपर देखा। जू ने अपना हाथ बाहर निकाला और डूजी की गर्दन के पीछे की ओर झटका दिया। मैं उसे नहीं चाहता। एक पल के लिए डूजी प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत दंग रह गया क्योंकि उसके शब्द स्पष्ट लगते थे, लेकिन जब उसने जू के थोड़े से ऊपर के होठों को देखा तो शब्द सामने नहीं आएंगे। काले बालों वाले युवक ने अपना सिर थोड़ा लटका दिया, जैसे कि उसके फर फ्लैट के साथ एक बिल्ली। अनुवादक का नोट, अपने फर के साथ एक बिल्ली उठाई। पफिंग एक क्रोधित या भयभीत बिल्ली है। इसके विपरीत जब फर सपाट होता है, इसका मतलब है कि बिल्ली आराम और खुश है। हथियार प्रतियोगिता महीने के मध्य में आयोजित की गई थी। एक प्रारंभिक दौर में विशेषज्ञों ने दोषपूर्ण हथियारों को खारिज कर दिया और उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं को चुना जिन्हें फाइनल में अनुमति दी जाएगी। जू एक तलवार लाया जो उसने कहा कि सूक्ति खंडहर से था। डूजी को हथियारों के बारे में कोई बात नहीं पता है, इसलिए वह बुरे से अच्छा नहीं बता सकता है, लेकिन वह सोचता है कि तलवार बहुत सुरुचिपूर्ण लग रही थी। जैसा कि यह किस गुणवत्ता पर था, डूजी को पता नहीं है क्योंकि जू ने कहा कि यह बहुत अच्छा प्रयोगात्मक उत्पाद नहीं था, इसलिए यह एक जादुई कलाकृतियों नहीं होना चाहिए। तलवार बिना किसी सस्पेंस के पूर्वजों से गुजरी और जब वे तलवार के साथ निकल गए तो डूजी जज के हाथों को हिलाते हुए देख सकते थे और उसके चेहरे पर झटका लगा। डूजी ने फिर से जू के साथ इसकी पुष्टि करने की कोशिश की, ये तलवार अच्छी नहीं है। जू ने सिर हिलाया। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति को तुरंत राहत मिली। हथियार प्रतियोगिता का प्रारंभिक दौर 3 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। अंतिम दौर घटना का मुख्य आकर्षण था और लाइट एम्पायर के महत्वपूर्ण
मेहमान इसे देख रहे होंगे। फाइनल में प्रतियोगी अपने हथियार ले लेंगे और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करेंगे, जिससे न्यायाधीशों और मेहमानों को अंतिम शीर्ष 3 विजेताओं को देखने की अनुमति मिलेगी। डूजी सभागार में बैठे, जबकि जू प्रतियोगियों के क्षेत्र में बैठे थे। जू ने नंबर 99 को आकर्षित किया। फाइनल में 100 हथियार थे, इसलिए मंच पर जाने के लिए जू आखिरी से दूसरे स्थान पर रहेगा। डूजी ने मेहमानों के मंच को देखा, जहां लाइट एम्पायर का सम्राट दिखाई दिया है। उसके पास एक लाल दाढ़ी थी और उसके दाईं ओर एक एक्विलिन नाक के साथ एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। पहला युद्ध भगवान उलरिच। सम्राट की बाईं ओर घुंघराले लाल बाल राजकुमारी केली के साथ एक सुंदर लड़की थी। सभी बहनों में से जो डूजर के दिल को चोट पहुंचाता है वह है राजकुमारी केली। जब राजकुमारी केली ने अपनी शुरुआत की तो गर्व की राजकुमारी ने सभी नागरिकों को देखा। जू को स्कूल ऑफ मैजिक में एक प्रतिभाशाली के रूप में मान्यता दी गई थी और उसकी प्रसिद्धि ने राजकुमारी केली के बारे में कहा था, इसलिए वह अक्सर उसे धमकाने के लिए उसके साथ लोगों का एक समूह लाएगी। उस समय डूजी अभी भी भूला था। उसने बस सोचा, आहे सिर्फ छेड़खानी करने का तरीका है, राजकुमारी केली सिर्फ तसुंदर है। वह पूरी तरह से यह उम्मीद नहीं करता था कि वह अंतर्निहितता के साथ दयालुता चुकाएगी और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बुराई करेगी जो उसके लिए अच्छा था। उसके विश्वासघात के कारण जू को कभी मौका नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह ... और अब कृपया भगवान और पवित्र युवती के पुत्र का स्वागत करें। उस समय डूजी अपनी भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकता था, जैसा कि एक सम्मान गार्ड ऑफ नाइट्स के साथ एरिक और विवियन दिखाई दिए। डूजी को आखिरकार उपन्यास की महिला लीड की झलक मिली। वह एक आदर्श लड़की की तरह लग रही थी। उसकी उपस्थिति और स्वभाव दोनों इतने चकाचौंध हैं कि लोगों के लिए उसे सीधे देखना मुश्किल है, क्योंकि उसे लगभग निंदा महसूस किया गया था। एरिक उसके बगल में चला गया और विवियन द्वारा प्रकाश कलाकारों में भी एरिक किसी भी तरह से ही नहीं दिखता था। दोनों लोग एक साथ चले और सही जोड़े की तरह लग रहे थे। डूजी ने वीआईपी क्षेत्र में विवियन को घूरते हुए देखा और उसने सोचा, अब हमें पता चलेगा कि किसे सभी आशा को छोड़ देना है। एरिक और विवियन की शुरुआत के बाद मास्टर ऑफ सेरेमनी ने हथियार प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की। एक के बाद एक प्रतियोगियों ने अपने हथियार दिखाए। बगल में डूजी एक बौना था। जब भी किसी प्रतियोगी ने एक हथियार निकाला तो उसने हमेशा एक घृणित आवाज की और उसके बगल में कुलीन उसे चापलूसी करेगी। आपके काम की तुलना में उन हथियारों को हथियार नहीं कहा जा सकता है, वे सिर्फ स्क्रैप धातु के ढेर हैं। देखो, वह चाकू भी अदमियों को नहीं काट सकता है, दो क्या कचरा है। अराजकता महाद्वीप में सबसे कठिन चट्टान है, यहाँ तक कि एक तलवार संत को भी अधिक को तोड़ना मुश्किल होगा। इसका उपयोग अक्सर हथियारों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जब प्रतियोगी नंबर 96 वहां मंच पर चला गया तो बॉने ने अपने तिरस्कारपूर्ण ग्रंथ्स को रोक दिया और प्रदर्शन को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर खींच लिया। शिन चांदी सफेद तलवार पत्थर में फंस गई थी, 1/3 रास्ते से। यह अब तक के सभी हथियारों का सबसे अच्छा परिणाम है और यहाँ तक कि उलरिच के चेहरे ने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति भी दिखाई। हर कोई यह बता सकता है कि जब तक कोई बड़ा परेशान नहीं है, ये तलवार पहले स्थान पर रहेगी। नंबर 96 के बाद अपना प्रदर्शन समाप्त करने के बाद बॉने ने उसकी गर्दन को वापस ले लिया। हर कोई देख सकता था कि वह परिणाम से संतुष्ट था, लेकिन उसने अभी भी गंभीर रूप से कहा और ठंड से कहा, आपके आदमी की ताकत अपनी वास्तविक शक्ति को बाहर लाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। रईस ने जल्दबाजी में कहा, सच सच है, मास्टर की तलवार को एडेंट के माध्यम से काटने में सक्षम होना चाहिए। अन्य लोगों को उसकी तलवार की प्रशंसा करते हुए बॉना बहुत खुश था, लेकिन जब उसने डूजी का चेहरा देखा तो बॉना अचानक दुखी हो गया। काले बालों वाली युवाओं की आंखें अभी भी उदासीन थीं। यह ऐसा था जैसे अन्य लोग एक मजाक में हंसते थे, लेकिन एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया से स्पष्ट रूप से पता चला कि मजाक वास्तव में मजेदार नहीं है। अरे, आपका नंबर क्या है? उस क्षेत्र में बैठे लोग प्रतियोगियों से संबंधित थे, इसलिए बॉने ने पूछा कि वह किस प्रतियोगी से संबंधित है। डूजी आश्चर्यचकित था कि बॉना उससे बात कर रहा था। काश कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति का सामाजिक अवरोध बहुत मजबूत था, इसलिए डूजी बस बॉने को घूरता था और उसकी टकटकी नीचे की ओर भटकती थी। एक अच्छी मोटी दाढ़ी मुंह कहाँ है? डूजी द्वारा अनदेखा गर्म स्वभाव वाले बॉने चिढ़ गए और जब एक हंगामा ने उनका ध्यान आकर्षित किया तो परेशानी का कारण बनने वाला था। बॉने ने मंच पर वापस देखा और देखा कि एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चांदी के बालों वाली योगिनी परीक्षण क्षेत्र में थी। बॉना अपने अभ्यस्त तिरस्कारपूर्ण रवैये को बनाए रखना चाहता था, लेकिन वह जिस नॉट को बनाना चाहता था वह उसके गले में फंस गया था और उसने अपनी आंखें चौड़ी कर दी। वह उस तलवार पर अविश्वास से घूरता था जिसे योगिनी ने पकड़ लिया था। बहुत सही है, ये केवल भगवान की कृति है। जू ने तलवार को बाहर निकाला, जो कि एडमेंट पर इशारा किया, और इसे आसानी से काट दिया। हर कोई देख सकता है कि ब्लेड बहुत आसानी से चट्टान में कटौती करता है, प्रतिरोध के बिना, जैसे ये टोफू का एक टुकड़ा काट रहा था। उलरिच ने जू के हाथों में तलवार को देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। जू के रूप में देखा गया दर्शकों ने सटीकता के साथ तलवार को घुमाया। उन्होंने जो कटौती की वह पिछले उच्चतम रिकॉर्ड से 1 सेंटीमीटर कम था। सब लोग, क्या आपको लगता है कि आप अपने हाथ में तलवार की गुणवत्ता को छिपा सकते हैं?
डूजी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसके चेहरे को अपने हाथों में छिपा सकता है। धोखा की खोज की गई है। 3 ये भाई 4 कभी कभी इतना क्रूर हो सकता है। जब उसने जू को परीक्षण के अंत में तलवार से बाहर निकाला तो उलरिच की आंखें खतरनाक तरीके से संकुचित हो गईं। योगिनी, क्या आप प्रकाश साम्राज्य को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? युद्ध ईश्वर की आवाज ने पुनर्जीवित किया और कई लोगों ने अपने कानों को दर्द में ढांक दिया। जू ने स्वचालित रूप से डूजी की तलाश की और जब उसने देखा कि डूजी ठीक है तो उसने अपनी टकटकी को वापस ले लिया। उन्होंने उलरिच को देखा और उनकी सामान्य रूप से ठंडी आवाज एक बेहोश नाराजगी के साथ टीम की गई थी, मैं पहले स्थान नहीं चाहता। क्यों? जू ने राजकुमारी केली में उसके ऊपर नजर डाली। उसे कुछ भी याद रखने की परवाह नहीं थी और उसकी आंखें बर्फ ठंडी थीं, बहुत घृणित। दर्शक एक हंगामा में थे और राजकुमारी केली का चेहरा लाल हो गया। एक के बाद एक लोगों ने उससे पूछा और वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन रोना शुरू कर दिया। सम्राट का चेहरा भी बदसूरत हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह एक हमले का आदेश दे सके, एरिक वीआईपी अनुभाग में खड़ा हो गया। भगवान की आंखों का गोरा बेटा उज्ज्वल रूप से चमक रहा था क्योंकि वह सभागार में एक विशेष स्थान को देखता था। विवियन थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन जब उसने और एरिक ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया तो उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति भी सुखद आश्चर्य की बात हो गई। जैसा कि सभी ने देखा, एरिक वीआईपी सीटिंग क्षेत्र से नीचे चला गया और लाइट के मंदिर के शूरवीरों ने ईमानदारी से भगवान के पुत्र का पालन किया। डूजी ने एरिक को लोगों की एक टीम का नेतृत्व करते हुए देखा। प्रकाश के मंदिर के भगवान का पुत्र उसके घुटनों पर नीचे चला गया, उसकी आवाज भरी हुई थी। मैंने आखिरकार आपको, महामहिम भगवान के दूत को पाया है। 5 तारांकन 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 तारांकन। एरिक प्रकाश के मंदिर के भगवान का पुत्र है। क्या वह अपने लिए डूजी की तलाश कर रहा है या ये प्रकाश के मंदिर के लिए है? या यह है प्रकाश का देवता? यदि यह एक व्यक्ति है तो इसे खत्म करें, यदि यह एक मंदिर है तो इसे नष्ट कर दें, यदि यह ईश्वर है तो ईश्वर का वध। ब्लैक बॉक्स। तारांकन 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 तारांकन। लेखकों का नोट स्पॉइलर। यह एक सुखद अंत के साथ फेट टू ब्लड बकवास नाटक की कहानी है। उन दोनों को जल्द ही अपनी सच्ची भावनाओं का एहसास होगा। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।